नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। 5 का प्रहार का वक्त है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा बागियों का खेल, कौन पास कौन फेल। आज का यह मुद्दा इसलिए क्योंकि उपचुनाव के समर में बागी कब कहां कैसे किस पार्टी का किस नेता का उम्मीदवार का खेल बिगाड़ दे ये कोई नहीं जानता। ऐसे में चुनाव की तारीख से पहले राजनीतिक दलों के लिए सबसे पहली चुनौती होती है नाराज नेताओं को मनाना। और मान मनोबल के इस खेल में बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस से आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। और वो भी क्यों नहीं, बीजेपी में बागियों को मनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने न सिर्फ नेताओं से बात की बल्कि उनका समर्थन भी हासिल किया। वहीं कांग्रेस में नेताओं की नाराजगी को इस तरह से दूर नहीं किया जा सका क्योंकि पार्टी के नेता बागी होकर नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। और ऐसा क्यों हुआ? क्या आखिर नामांकन वापस कराने में और अपने नेताओं की नाराजगी दूर करने में कांग्रेस कामयाब हो पाएगी? चर्चा विस्तार से इसी पर होगी। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उपचुनाव का रण, बागियों ने बढ़ाई टेंशन। पहली जंग पर रार, किसका होगा बेड़ा पार? बीजेपी में सीएम भजनलाल बने ट्रबल शूटर। कांग्रेस में नाराजगी कैसे होगी दूर? बागियों का खेल, पास कौन फेल। चर्चा की शुरुआत करते हैं। 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। विकास सोमानी जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत विकास सोमानी जी। और राजकुमार शर्मा जी कांग्रेस से हैं। राजकुमार जी आपका भी स्वागत। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिथिलेश जी शुरुआत आपसे करता हूं क्योंकि अपने अपने तरीके से बीजेपी और कांग्रेस तो किसी तरह की नाराजगी, बगावत, इस सब की बात स्वीकार खुले तौर पर नहीं करेगी, लेकिन जरा बताइए इन 7 सीटों पर बीजेपी की ये कहें कि उम्मीदवार घोषणा से पहले नामांकन के वक्त किसकी नाराजगी सामने आई, किस किस को मना लिया गया, कौन आज की तारीख में बागी है या नहीं है, और सेम कांग्रेस की क्या स्थिति है? एक एक करके सर एक एक सीट का हाल बताइए। देखिए, सबसे अहम चीज है कि भाजपा जो हरियाणा चुनाव से पहले लग रही थी कि उपचुनाव में शायद विफल रहेगी और एक सीट जो सलूम्बर है वो ही जीत जाए तो बहुत है, लेकिन आज जो फिजा पूरी तरह बदली हुई है उसमें सबसे अहम भूमिका अदा की है अटारी के लाल भजनलाल ने और मदन राठौड़ ने। जब उन्होंने टिकट अनाउंस किए और बागी आए तो उनको किस तरीके से उन्होंने मनाया, चाहे नरेंद्र मीणा को मनाया। और नरेंद्र मीणा ने कल जब नामांकन सभा में रोकर कहा कि शांता जी तो मेरी भाभी है, और ये अंदाज कांग्रेस पैदा नहीं कर पाई। आप देखिए कि रघुवीर मीणा अहमदाबाद चले गए जब रेशमा फार्म नामांकन दाखिल करती है, तो ये एक सबसे बड़ा सेटबैक है कांग्रेस के लिए। दूसरा सेटबैक, आप एक रात पहले किसी बीजेपी के व्यक्ति को तोड़कर कांग्रेस में लाए, टिकट दिए। आपने नजारा देखा कल नागौर में कि जब डॉक्टर रतन चौधरी नामांकन दाखिल करने जा रही है तो उसके साथ कोई कांग्रेसी चेहरा नहीं था। इवन जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत जो एमएलए वो भी नहीं थे। केवल पति पत्नी डॉक्टर रतन चौधरी नामांकन दाखिल कर रही है, भाजपा छोड़ती है एक रात पहले और कांग्रेस टिकट देती है और उसे संभालने कोई नहीं जाता है। आज हालात देखिए कि रामगढ़ में जो प्रचार कर रहे हैं आर्यन जुबेर खान के बेटे, उनके साथ केवल संजना है, टीकाराम जूली या कोई भंवर जितेंद्र सिंह नहीं है। अब कांग्रेस के लीडरों को यह गलतफहमी छोड़ देनी चाहिए कि वो जवाहरलाल नेहरू या इंदिरा गांधी नहीं है कि उपचुनाव में भाषण दे के चले जाएं और चुनाव जीत जाएं। जो मैन टू मैन हॉकी खेलेगा, जो डोर टू डोर जाएगा, वो चुनाव जीतेगा। आप देखिए कि देवली उनियारा में इनके बड़े नेता रहे, केंद्र में मंत्री रहे नमो नारायण मीणा ने कहा कि मेरे भाई ने खंजर खोपा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, नरेश मीणा ने कहा कि किस्तूर चंद नहीं, ये दस्तूर चंद है। और कि दस्तूर चंद पर आरोप जो कल उन्होंने लगाया कि 8 करोड़ रुपए में टिकट बिका, एक इंजीनियर को टिकट इसलिए दिया गया है, उसका जवाब नहीं है। तो कांग्रेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कल दौसा में नामांकन सभा होती है डीसी बैरवा की और सचिन पायलट उसमें गायब हैं। जो राधामोहन अग्रवाल ने, जो भाजपा के प्रभारी है, उन्होंने आज कहा है कि राजस्थान में भूपेंद्र हुड्डा ने जिस तरीके से हरियाणा में भूमिका निर्वहन की थी वही भूमिका सचिन पायलट निर्वहन कर रहे हैं। और जो मैं कहूंगा कि भजनलाल लक्की है और 5 साल पक्की है, यह साबित कर दिया है आज
कि जो उपचुनाव है उसमें भाजपा दौसा, देवली उनियारा, झुंझुनू में, आप देखिए झुंझुनू में नजारा देखिए, बबलू चौधरी को मनाने के बाद में राजेंद्र गुढ़ा चुनाव लड़ रहे हैं और एक रिटायर्ड आईएएस भी वहां चुनाव लड़ रहे हैं मोमडन से। तो खुद जो इनकी सबसे सेफ सीट मानी जाती थी, सीसरा मोला ने कभी एक सीट बनाई थी कि मेरे और बाद मेरे परिवार के कब्जा रहे, वह 46,000 माइनॉरिटी के वोट है, कांग्रेस की काउंटिंग 46,000 से शुरू होती है, उसमें पहली बार दरार नजर आ रही है और वहां पर जाटों में गोत्रों की लड़ाई शुरू हो गई है, ओला बनाम झांझड़िया शुरू हो गई है। जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है महेंद्र झांझड़िया, वो टिकट मांग रहे थे और अरडावतार उससे जुड़े हुए गांव में झांझड़िया गोत्र के खूब सारे वोट हैं, वो इस बार बदला लेने की कोशिश है। तो अगर आप झुंझुनू हार गए तो डोटासरा जी चेहरा किसको दिखाओगे? आज उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि मुख्यमंत्री भजनलाल बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगरमच्छ पकड़ेंगे लेकिन चूहिया नहीं पकड़ी है। लेकिन कहीं न कहीं लेकिन आपने सर ये जितने भी नाम बता दिए मेरे को, ये तो सब आप कांग्रेस का ही जिक्र कर रहे हैं, जरा बीजेपी का भी तो जिक्र करना जरूरी है ना कि बीजेपी में किस तरह से लोग आए बीजेपी जिन्हें टिकट नहीं मिला और फिर वो किस तरह से शांत किए गए। अगर वो शांत किए भी गए, मनाया भी गया उनको, क्या वाकई में वो ऊपर से मान गए, अंदर से भी माने हैं? अंदर से मान गए। जय आहूजा ने भरी मीटिंग में कहा कि मेरा एक कान भूपेंद्र यादव ने पकड़ लिया, एक कान मदन राठौड़ जी ने पकड़ लिया और ऊपर से ये कह दिया और अब मैं जिताऊंगा। वो काम कर रहे हैं, बबलू चौधरी काम कर रहा है झुंझुनू में, जय आहूजा काम कर रहा है रामगढ़ में, नरेंद्र मीणा कल रोक के कहा है कि मेरी भाभी है, मैं जिताऊंगा। कांग्रेस में कौन कह रहा है कि मैं जिताऊंगा? अगर डीसी बैरवा के सामने जो टिकट मांग रहे थे, कितने लोगों ने तो ब्राह्मणों ने नामांकन। मैं अब सीधा राजकुमार शर्मा जी के पास आता हूं। आपने इतने विस्तार से बातें कही, राजकुमार शर्मा जी क्या कारण है आपके पास जो आप मिथिलेश जैमिनी जी बात से इत्तेफाक नहीं रखते? कांग्रेस में बागी भी हैं, पर्चा नामांकन दाखिल भी कर रहे हैं, बड़े नेता चुनावी सभाओं में नहीं आ रहे हैं, नामांकन के लिए जो भले ही बगावत ना की हो, नामांकन ना दाखिल की हो, वो नामांकन के लिए तमाम नेता अपने प्रत्याशी के साथ में नहीं आ रहे हैं। जिला अध्यक्ष तक की भी बात कर ली उन्होंने नागौर की खींवसर सीट पर। बिल्कुल रविंद्र जी, मैथिली साहब वरिष्ठ पत्रकार है, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका विश्लेषण अपनी जगह हो सकता है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो उपचुनाव में हमारे उम्मीदवारों को लेकर उतरी है, चुनाव में भी मंडना चालू है। आप देखते जाइएगा, जैसे जैसे 1 या 2 दिन गुजरेंगे, कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता जो किसी कारण से नाराज है या कहीं व्यस्त है, वो एक माला में पिरोए हुए नजर आएंगे। और कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता जो कल भी मीटिंगों में नारे लगा रहा था, डोटासरा तो लक्की है और कांग्रेस की जीत पक्की है। तो गोविंद सिंह डोटासरा हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है। लोकसभा चुनाव में परिणाम ने बताया कि डोटासरा तो लक्की है, कांग्रेस की जीत पक्की है। ये नारा इस वक्त शहरों में, साथ साथ गाँव में भी लग रहा है, ढाणियों में लग रहा है और डीजे पे बज रहा है। तो ये इस बात को इंगित करता है कि डोटासरा। चलिए राजकुमार शर्मा जी, आप ही ने कह दी बात, डोटासरा तो पक्के छे। मैं ये कह रहा हूं कि भाई एक मिनट मुझे बताइए, राजकुमार शर्मा की जय क्यों नहीं बोले, सचिन पायलट की जय क्यों नहीं बोले, अशोक गहलोत जिंदाबाद क्यों नहीं बोले, टीकाराम जूली क्यों नहीं जिंदाबाद बोले, भंवर पुष्पेंद्र क्यों नहीं जिंदाबाद बोले और बाकी मुरारीलाल मीणा क्यों वहां पर जिंदाबाद नहीं बोले? होता क्या है रविंद्र जी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते हैं, ये सबसे पहला दायित्व उनका होता है कि उपचुनाव में गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में गहलोत साहब हो, पायलट साहब हो, चाहे वो भंवर जितेंद्र जी हो, हरीश चौधरी जी हो, ये तमाम नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अधीन आके चुनाव लड़ते तो मतलब अगर रिजल्ट और नतीजों में कुछ ऊपर नीचे होता है, 4 सीटें आप पर आप बैठे हुए हैं आज की तारीख में, अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो ये डोटासरा जी की ही नाकामी होगी। देखिए, जब भी कोई चुनाव जीते हारते हैं तो निश्चित तौर पे जिम्मेदारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की होती है, जिला कांग्रेस कमेटी की होती है। लेकिन आप निश्चित, इसलिए तो मैं कह रहा हूं डोटासरा जिंदाबाद नहीं, कांग्रेस जिंदाबाद क्यों नहीं था? कांग्रेस जिंदाबाद क्यों नहीं था? ये साफ तौर पर लग रहा है कि ये प्रत्याशी किसके हैं, किसने इनको खड़ा किया, इसी नाराजगी के चलते आपके बाकी नेता निकलकर सामने नहीं आ रहे हैं, जितने हल्के में आप ये चुनाव लेकर चल रहे थे। क्योंकि जैसा मिथिलेश जी ने भी कहा कि पहले तो यही लग रहा था कि बीजेपी अपनी एक सीट बचा ले, सलूम्बर वाली वही एक उनकी बड़ी उपलब्धि होगी, लेकिन अब यह लग रहा है कि पता नहीं आपको कितनी सीट मिले या कितनी सीट आप गंवा जाएं। 4 जो सीटें आपकी, आज की तारीख में यह स्थिति हो चुकी है और इसको आप समझ नहीं रहे, कांग्रेस समझ नहीं रही है इसको।
आएगा, आपका न्यूज 18 चैनल भारतीय जनता पार्टी के सातों उम्मीदवारों को हारता हुआ दिखाएगा। आपके चैनल पे हम सब लोग डिबेट करते हुए नजर आएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेता, जिस दिन उपचुनाव आएगा तो आप ही लोग, मैं अब कह देता हूं, क्योंकि महाराष्ट्र का भी चुनाव होगा, झारखंड का भी चुनाव होगा, बाकी जगहों का भी चुनाव होगा। मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं कोई नहीं हूं, लेकिन अगर नतीजे कांग्रेस के खिलाफ होते हैं तो आप ही लोग ये भी नजर आएंगे कहते हुए कि इलेक्शन कमीशन ने हमारा साथ नहीं दिया, ईवीएम ने हमारा साथ नहीं दिया। विकास सोमानी जी, भाई चीजें, स्थिति तो आप लोगों की भी बहुत सही नहीं रही, लेकिन आप ये बताइए कि जिस तरीके से भले ही आप दावा कर रहे हो जो लोग नाराज थे उन्होंने नामांकन नहीं किया, वो पार्टी के नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं, प्रत्याशी के साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है, कोई होता ना एक जड़ें खोदना, भीतर घात करना, अंदर ही अंदर कुछ खेल कर देना, मतलब हराने के लिए पूरी फील्डिंग तैयार करना, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है ये चुप्पे चुप्पे जो नाराज हैं वो पार्टी का गेम खराब कर दें? रविंद्र जी, ऐसा कहीं भी नजर नहीं आ रहा है और आप लगातार देख रहे हैं, चाहे वो देवली उनियारा सीट पे देख लें, चाहे झुंझुनू वाली पे देख लें, सभी सीटों पे जो आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, जैसा कि राजकुमार शर्मा जी कह रहे थे अभी कि हमारे डोटासरा जी की जिम्मेदारी है, डोटासरा जी चुनाव लड़ेंगे और वो जीत पक्की है। वहां ऐसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और इसीलिए आज सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। यहां पर जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं, वो पूर्व में संगठन महामंत्री के पद पर थे भारतीय जनता पार्टी में, और लगातार एक एक कार्यकर्ता से प्रदेश अध्यक्ष जी मदन राठौड़ साहब लगातार संपर्क में और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी लगातार संपर्क में। और जो स्टेटमेंट अभी जेमिनी साहब बता रहे थे, अभी राजकुमार शर्मा जी ने एक बात कही थी रविंद्र जी, बहुत आप सुनना, कि मैं जेमिनी साहब का वरिष्ठ पत्रकार और सम्मान करता हूं। कांग्रेस ये बात कह रही है कि मैं पत्रकार साहब का सम्मान करती हूं, लेकिन इनके कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते। ये सिर्फ डोटासरा जी के लिए कह रहे हैं, और वो जिस तरह से एक जनता के मुद्दों को छोड़कर गमछा हिला रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर आम जनता के साथ जुड़कर इन 7 सीटों को जीतने के लिए निरंतर प्रयासरत है, और केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं उनको धरातल पे एक एक आम मतदाता जनता के साथ जुड़कर, तो आप ये मानो कि जो भी जिनके भी, देखो एक बात और कहना चाहूंगा मैं कि भारतीय जनता पार्टी जब विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो हर विधानसभा पे 10 से 15 लगभग ऐसे दावेदार हैं जो विधायक के उम्मीदवार के लिए काबिल हैं और उनकी जनता में बहुत अच्छी पकड़ है और वो टिकट भी मांगना चाहते हैं। लेकिन पार्टी किसी एक को टिकट दिया जा सकता है, सबको दिया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी जिनको टिकट मिला, चाहे वो देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर जी को ले लो, चाहे वो शांता देवी मीणा जी को ले लो, चाहे जहां भी जिनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, उनके साथ अन्य उम्मीदवार जो टिकट मांगने वाले हैं वो लगातार प्रचार में साथ हैं, वो मंच पर साथ हैं। शीर्ष नेतृत्व और राजस्थान का प्रदेश नेतृत्व लगातार उन उम्मीदवारों के साथ है। कांग्रेस की तरह नहीं है कि रघुवीर जी मीणा वहां से चले गए, रघुवीर जी मीणा कांग्रेस के कितने बड़े नेता उनका पता नहीं है, सचिन पायलट साहब कांग्रेस के इतने बड़े नेता उनका पता नहीं है, और उन उम्मीदवारों को जो कांग्रेस के 7 उम्मीदवार जो जहां खड़े हुए हैं उनका परिचय कराने वाले राजे भी जो है स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। नामांकन में तो चलिए हो सकता है कोई व्यस्तता रही होगी, लेकिन दिखाई देंगी आगे प्रचार करती हुई, क्योंकि स्टार प्रचारक लिस्ट में उनका नाम है। किस तरह के नारे लग रहे हैं रविंद्र जी देवली उनियारा में, जब ये नामांकन की जो सभा हुई जिसमें गहलोत साहब उनके सामने किस तरह के नारे लग रहे हैं, नरेश मीणा ने किस तरह के नारे लगाए आपके सामने? वसुंधरा जी पिछले लंबे समय से व्यस्त चल रही है, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की, वो कहीं भी ये भी कमाल की बात है। मैं आपसे सचिन पायलट की बात पूछूंगा तो आप उसका जवाब नहीं देंगे, मैं इनसे वसुंधरा राजे की बात पूछूंगा वो कहां है, वो उसका जवाब देने के लिए आप आ जाएंगे। ये भी बड़ी अच्छी स्थिति है। पायलट साहब तो राजस्थान में भी दौरे करते हुए आपको कल के बाद नजर आएंगे। अच्छा, कल के बाद नजर आएंगे? लगातार पायलट साहब, मैंने पहले भी निवेदन किया, अभी वो इंडिया से बाहर है जैसे कि हमको सूचना है, आज या कल में आ जाएंगे, और निश्चित तौर पे तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता मिलकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सातों नेताओं को गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में गमछे से उड़ाते हुए नजर आएंगे। 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की साफ होगी। 23 नवंबर को परिणाम आएगा, आप भी देख जी वहां पे रघुवीर जी मीणा के समर्थक और ये कह रहे हैं कि रेशमा मीणा जी की जमानत जब्त करा देंगे। इस तरह के स्टेटमेंट आपके कांग्रेस के समर्थक दे रहे हैं और आपके जो नेता है वो उपस्थित हो रहे हैं। आप जनता का जनादेश और जनता तय करती है किसे वोट देना है, राष्ट्रीय और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के 10 कार्यक्रम
भारतीय जनता पार्टी सातों की सातों सीटें कांग्रेस पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेताओं के नेतृत्व आपके कार्यकर्ताओं से कांग्रेस की जाके पूछो, मैं एक बार अब आप दोनों की इस तो चर्चा के बीच में मिथिलेश जैमिनी जी के पास जाता हूं। मिथिलेश जैमिनी जी, एक कारण मुझे बताइए, क्या बीजेपी में जो चीज सेटल करने की कोशिश की गई, उसके पीछे क्या कारण मानते हैं कि एकजुटता दिखाने की और एकजुटता करने की कोशिश की गई, इसके पीछे क्या बड़ा फैक्टर आपको नजर आता है? और दूसरी तरफ कांग्रेस में अभी राजकुमार जी ने तो कहा है कि भाई परसों आएंगे, अभी विदेश में है सचिन पायलट, उसके बाद यहां दिखाई देंगे। अब क्योंकि वैसे तो वो महाराष्ट्र का भी प्रभार उनको मिला हुआ है, अब वो महाराष्ट्र में जाएंगे कि राजस्थान में जाएंगे। ये बिखरी हुई सी कांग्रेस अभी इन उपचुनावों में क्यों दिखाई दे रही है, क्या कारण इसके पीछे है? दोनों ही पार्टियों का आकलन करना चाहेंगे। देखिए मेजर रीजन ये है कि ये चुनाव से न तो बीजेपी की कोई असर पड़ेगा ना कांग्रेस का पड़ेगा, लेकिन कुछ नेताओं का करियर तय होगा। उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल हो या गोविंद सिंह डोटासरा हो। गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या किया कि लोकसभा चुनाव में जो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मेरी वजह से जो 10 साल से कांग्रेस प्यासी थी उसकी आंगन में जीत की बारिश हो गई, 11 सीटें जीत गई, उसका बदला लेते हुए उन्होंने वहां पर जो सवाई सिंह आईपीएस ज्योति मिर्धा के खास उनकी पत्नी को टिकट दिया। लेकिन आप देखिए बीजेपी की प्लानिंग, कल खिंवसर में मुख्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री, 15 से 20 मंत्री वहां गए नामांकन दर्ज कराने के लिए, और कांग्रेस की हालत है कि जिसको रात को पकड़ के लाए सुबह टिकट दिया उसके साथ कोई कांग्रेसी नहीं था। तो आप कैसे चुनाव जीतेंगे ये कांग्रेस को समझ में नहीं आ रहा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो अभी वसुंधरा राजे वाला बोला, आप देखिए किस तरीके से आज राधा मोहन अग्रवाल जो इनके प्रदेश प्रभारी हैं भाजपा के, वो समझ गए कि एक प्लान चल रहा है, और वो प्लान है कि यूनुस खान, राजेंद्र गुड़ा, नरेश मीणा, रविंद्र सिंह भाटी, इनको मिलाकर अगर कोई बीजेपी का थोड़ा बहुत नुकसान किया जाए तो हनुमान बेनीवाल को साथ लेके तो क्या हो सकता है क्या। तो उस प्लान को समझते हुए तुरंत प्रदेश प्रभारी आए और उसको पंचर कर दिया। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा ने केवल इसलिए कि जाट को जाट मारे या मारे करतार, हनुमान बेनीवाल कहीं बड़ा जाट लीडर नहीं बन जाए, तेजल सुपर डुपर पर केवल मेरा गमछा राजस्थान में लहरता रहे, उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। और 25,000 जाट हैं जो नरेश मीणा कह रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर से प्रचार करने आएंगे देवली उनियारा में। झुंझुनू में जाट हैं, आप चलते रस्ते आप बैल मुझे मार, केवल इसलिए क्योंकि मेरे पास सुपर पावर आ गया है। आप देखिए कि किस तरीके से जो बीजेपी में ज्योति मिर्धा और लेकिन सर, दोनों एक हो गए। ये सारी चीजें सचिन पायलट भी देख रहे हैं, ये सारी चीजें मालूम है। देखिए सचिन पायलट मौन है, अशोक गहलोत पायलट विदेश में अपने बच्चे के साथ हैं। नहीं पता तो सब कुछ होगा ना सर। पायलट विदेश में अपने बच्चे के नहीं, उनको पता है, लेकिन उनको पता है कि गोविंद सिंह डोटासरा अपने आप को 2028 में सीएम लॉन्च कर चुके हैं, और जब वो पैड पर लॉन्च ही कर चुका है, जाट के लिए कहा जाता है कि जाट एक बार उठ जाता है तो उसको बिठाना बहुत मुश्किल होता है। टूटी खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का ले नहीं होता, लेकिन जागा हुआ जाट उसको बैठाना सचिन पायलट। लेकिन अभी अगर अब ये नतीजे सात सीटों के अगर 4 से कम सीटें हो जाती हैं कांग्रेस की, तो फिर क्या होगा? तो बिल्कुल गोविंद सिंह वही होगा, वही कर रहे हैं। अब पूरी कांग्रेस में यही लग गया है कि 2028 से पहले, क्योंकि परशुराम मदेरना जाटों की यही कहानी रही है। नहीं मतलब वही कर रहे हैं, मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की 4 सीटें ना आ पाए, गोविंद सिंह डोटासरा और मजबूत ना, आप ये कह रहे हैं? हाँ, नहीं आ पाए। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं, ये कांग्रेस के सलूमबार, खिंवसर और 84 में। शर्मा जी, ये जो है डोटासरा जी का गमछा क्या खुद ही को उनको डाले जाएगा क्या? बिल्कुल उसी की क्यों राजकुमार जी, जो प्लान बी होता है कांग्रेस में एक राजकुमार जी, डोटासरा जी का ये अति आत्मविश्वास, डोटासरा इशारे पे है, अति आत्मविश्वास, कांग्रेस से पहले मैं। ऑडियो में प्रॉब्लम है राजकुमार जी लगातार। लेके जाए जैसे लोकसभा चुनाव में उड़ाया था, लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में तो राहुल कसवा आ गए थे। आप देखिए राहुल कसवा कहाँ है, पूछिए। राहुल कसवा जिस कांग्रेस से लेके आए थे, बीजेपी से लेके आए थे, वो राहुल कसवा कहाँ है? गोविंद सिंह डोटासरा किसी जाट को अपने साथ लेके नहीं चल रहे, वो अकेले चल रहे हैं। हरीश चौधरी कहाँ है? क्योंकि उनको लग गया कि अब मेरी नंबर आ चुका है और मैं ही आगे हूं, परशुराम मदेरना की जगह अब मेरा नंबर आ गया है।
क्योंकि उनको एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट बने और खूब लंबा टाइम मिल गया और हनुमान बेनीवाल को इसलिए निपटा रहे हैं, उसमें सबको शामिल कर रखा है तमाम। लेकिन मिथिलेश जी, ठीक है, मैं मिथिलेश जी एक जवाब और लूंगा आपसे, वो ये कि बीजेपी को भी क्या अति आत्मविश्वास से अब बचना चाहिए, और चूंकि तारीख अभी दूर है चुनाव की, उससे पहले बहुत कुछ अलट पलट सकता है, तो क्या यहां पर हिदायत आप देंगे बीजेपी को, और क्या दुरुस्त करने की जरूरत है? देखिए, बीजेपी के लिए एक ही प्लान है कि बीजेपी केवल नौजवानों के मतों से आज सरकार में है, और एसआई भर्ती पीटीआई में 400 फर्जी पकड़े गए हैं। आप देखिए, आपने ईओआरओ भर्ती रद्द कर दी, एसआई भर्ती रद्द क्यों नहीं कर रहे, जब एसओजी कह चुकी, डबल एजी कह चुके, मंत्रियों की कमेटी कह चुकी। और दूसरा पॉइंट जी तो अपने भाई के चक्कर में अभी शायद नहीं बोले। दूसरा, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि एसआई भर्ती, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि वसुंधरा फैक्टर को जिस तरीके से अभी साध के चल रहे हैं कि दौसा के प्रभारी अशोक परनामी को बनाया है, और जिस तरीके से आज राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि राजस्थान में वसुंधरा राजे की राजनीतिक जो कीमत वैल्यू है वो हमेशा रहेगी, और पीतल की लौंग वाले बयान पर भी उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे के बयान को अलग से नहीं जोड़ना चाहिए, वसुंधरा राजे राजस्थान में अहमियत रखती है। इसका मतलब वो जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो 11 सीटों का नुकसान हुआ वो फैक्टर क्या था। विकास सोमानी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि भाई बताइए कि एसआई भर्ती परीक्षा क्यों कैंसिल नहीं हो रही? अगर जो आधार ईओ परीक्षा को कैंसिल करने के लिए आरपीएससी ने दिया है, उससे मजबूत और बड़ा आधार तो एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर है। और दूसरी तरफ आप कांग्रेस को तो बोल रहे हैं, लेकिन अपने घर पर भी तो देख लीजिए किस तरह से आप ही के पार्टी के दिग्गज नेता सामने आ रहे हैं। देखिए, ईओआरओ भर्ती था, वो एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर आरपीएससी ने स्वतंत्र रूप से उसको निरस्त कर दी, जिस तरह के उस पर आरोप पाए गए। और रही बात एसआई भर्ती की, तो एसआई भर्ती में अंडर ट्रेनिंग चल रहे हैं, काफी समय से वह जो ट्रेनिंग कर रहे हैं और गिरफ्तार भी हो गए। उसके मेरिट पे कमेटी ने डिसाइड करके उसमें सभी के बयान ले गए हैं, लॉ डिपार्टमेंट के लिए गए, एसओजी के लिए गए, और उसमें अभ्यर्थियों के परिजनों के लिए गए, सबको देख के एक मेरिट पे डिसाइड किया। और वो जो कमेटी ने भी हाल ही में भेजा है, तो मुख्यमंत्री जी के स्तर पर निर्णय लेना है, क्योंकि संवेदनशील मामला है, ये उन लोगों को भी देखना है जिन्होंने ईमानदारी से एग्जाम दिया है। तो ऐसा निर्णय राज्य सरकार करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, जिससे युवाओं का अहित ना हो। तो ये जो निर्णय है, क्योंकि निर्णय जो कहते हैं, जो करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो वादे किए वो पूरे किए जब से शपथ ग्रहण करने के बाद लगातार, और जो संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था वो पूरा। कितनी सीटें आ रही है बीजेपी की, आपको लग रहा है आज की तारीख में कितनी सीटें आ रही है? देखिए रविंद्र जी, बीजेपी की 7 सीट आएगी, क्योंकि जिस तरह से मतलब ये 7 सीटों में से अगर कुछ कमी हो जाती है तो फिर इसका मतलब यही है कि सरकार का काम पसंद नहीं आया लोगों को, अगर एक भी सीट कम होती है। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत महत्वपूर्ण रूप से कहना चाहूंगा कि जनता जनादेश देती है। जिस तरह की कांग्रेस दावे करती है कि हम ये हो जाएगा, जनता जनादेश देती है, और जनता इस बात को भली भांति रूप से जानते हैं। हरियाणा भी ये माहौल बनने लगा था कि हरियाणा में भी एक तरह से कई बार माहौल बना लगा। राजकुमार जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हम 7 सीट जीत रहे हैं, राजकुमार जी कह रहे हैं कांग्रेस 7 सीट जीत रही है। क्यों राजकुमार जी? अरे राजकुमार जी, रविंद्र जी, राजकुमार जी क्या कहेंगे? इनकी सीटें, उनके पास 4 सीटें हैं पहले से, इन 7 में से। राजकुमार जी तो आप ये मानिए, अगर सीटें पहले से है तो इनको डिक्लेयर करने में इतना समय लगा, और डिक्लेयर करने के भी बाद आप देखें कि इनको उम्मीदवार तक नहीं मिले, और उम्मीदवार मिले तो उनके जो कांग्रेस के बड़े नेता उन्होंने खुले उनका विरोध कर रहे हैं लगातार। तो जो वो बागी लोग हैं वो बागी माने नहीं है, वो हेलीकॉप्टर में कैबिनेट में भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग हैं, और वो दावेदारी करना अपना अधिकार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र पूरी तरह से जाहिर तौर पर जब चुनाव आते हैं नाराजगी भी सामने नजर आती है, और नाराजगी को दूर करना भी एक चुनाव का हिस्सा ही होता है। और कौन सी पार्टी, कौन सा दल, कौन से नेता अपने इन पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को मनाने में कामयाब होते हैं, वो भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक होता है। कांग्रेस को ये देखना होगा कि नामांकन के आखिरी तारीख से पहले जो बागी उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल कर चुके हैं उनको कैसे मनाएं और उनका पर्चा वापस कैसे लें, अगर जब हम नरेश मीणा की बात करें। और साथ ही साथ दोनों ही पार्टी को यह देखना होगा, जो नाराज लोग हैं, पर्चा भले ही दाखिल नहीं किया हो, लेकिन पार्टी के कैंडिडेट को जिताने में उनका कितना योगदान जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा सभी मेहमानों का आज 5 का प्रहार में। फिलहाल यहाँ बने रहिए।